कोई चल रहा है सियासी दांव, तो कोई लोगों का जीत रहा है भरोसा। आखिर जनता किसे चुनेगी एमपी का सरताज। मध्य प्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में दिग्गजों की फौज उतार रही बीजेपी, सिंधिया पर क्यों बना है सस्पेंस। चुनाव में गुजरात मॉडल दरकिनार, बीजेपी ने हारी सीटों पर जीत के लिए बनाई नई रणनीति। कमलनाथ पर विजयवर्गीय का जोरदार हमला, गलतफहमी दूर कर ले जनता बीजेपी के साथ। एमपी चुनाव को लेकर राहुल गांधी का नया दांव, ओबीसी के बाद खेला आदिवासी कार्ड। एमपी में जया किशोरी की कथा का प्रोग्राम रद्द, कांग्रेस विधायक ने लगाया आरोप। पहली खबर में बात करेंगे बीजेपी की तरफ से उतारी गई दिग्गजों की फौज की और बताएंगे कि आखिर क्यों सिंधिया पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। ग्वालियर चंबल संभाग में शिवराज सरकार के 3 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। हालांकि चौथी सूची में बीजेपी ने उस तरह नहीं चौंकाया जिस तरह दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम रखकर हैरान किया था। तब से अटकलें लग रही थी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। हालांकि अब तक उनको लेकर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी लिस्ट में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कयास लग रहे हैं कि पार्टी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ा सकती है। उन्हें ग्वालियर पूर्व विधानसभा से टिकट देने की अटकलें थी। इस बीच सिंधिया की बुआ और मंत्री यशोधरा के सिंधिया ने जब चुनाव न लड़ने का ऐलान किया तो अटकलों को और बल मिल गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि सिंधिया शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर ग्वालियर पूर्व विधानसभा से मैदान में आएंगे। बीजेपी ने चौथी सूची जारी कर दी है, लेकिन इसमें सिंधिया का नाम नहीं। हालांकि सिंधिया को लेकर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पार्टी ने ना तो अभी शिवपुरी विधानसभा से किसी को टिकट दिया है और ना ही ग्वालियर पूर्व से किसी के नाम का ऐलान हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी ने अब की बार विधानसभा में दिग्गज नेता कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया था। मुमकिन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दी जाए क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि काफी हद तक 2018 के विधानसभा चुनाव जैसे हैं। इस वजह से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से लड़ाने का फैसला किया है ताकि वो जिले की सभी सीटों पर प्रभाव डाले। दावा यह भी किया जा रहा है कि ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है ताकि आसपास की अधिकतर सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर के बेहद प्रभावशाली नेता है। उनकी हर विधानसभा में मजबूत पकड़ है। अगर सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की सीटों को भी प्रभावित करेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी की उस रणनीति की जिसके तहत बीजेपी अब हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी करके उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि पार्टी इस बार सूबे में गुजरात मॉडल को आजमा सकती है। लेकिन भाजपा ने नए चेहरों पर भरोसा नहीं जताया। भाजपा इस बार पुराने चेहरों को ही उतारने की रणनीति पर अमल करती दिखाई दे रही है। इसमें पहले भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा सांसदों को उतारकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि इसके पीछे भी एक खास रणनीति थी। भाजपा ने हारी हुई सीटों पर ही केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा सांसदों चुनावी समर में मौका दिया। जाहिर है भाजपा हारी सीटों को विजय स्कोर में तब्दील करना चाहती है। अब चौथी सूची में न केवल 24 मंत्रियों को फिर से उन्हीं के विधानसभा क्षेत्रों से मौका दिया गया है, वरना ज्यादातर मौजूदा विधायकों को ही फिर से टिकट देकर उन पर भरोसा जताया गया। हालांकि जिन 9 मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, अब सभी की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई है। चौथी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर उनके परंपरागत क्षेत्र बुधनी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही 24 वर्तमान मंत्रियों की भी सीटें घोषित की गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एक बार फिर अपने विधानसभा क्षेत्र देवतालाब से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। पार्टी की इस चौथी सूची में 24 वर्तमान मंत्रियों को फिर से उन्हीं के क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि इनमें से भी बहुत सी सीटें
ऐसी थी जहां उन्हीं चेहरों को मौका दिया गया था जो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे। चौथी सूची में 57 प्रत्याशियों के नामों के साथ अब तक कुल 230 सीटों में से 136 पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। सूबे में अभी 94 सीटें शेष हैं, जहां से भाजपा को उम्मीदवार घोषित करने हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने अभी एक भी सूची जारी नहीं की। भाजपा के बारे में यह भी कहा जाता है कि पार्टी इंटरनल सर्वेक्षण के आधार पर टिकटों का आवंटन करती है। जाहिर है, पार्टी ने अगर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है तो उसे सर्वेक्षणों में संतोषजनक संकेत मिले हैं, तभी उसने ऐसा किया है। तीसरी खबर में बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की जो उन्होंने कमलनाथ पर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा था कि मध्य प्रदेश के लोग सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस बार अलविदा कह देंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि शायद वो यानी कमलनाथ वास्तविकता नहीं जानते। विजयवर्गीय ने कहा, राज्य के लोग बीजेपी के साथ हैं। वो बीजेपी के विकास के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ, युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजनाओं के साथ और राज्य में गरीब कल्याण कार्यक्रम के साथ है। यही वजह है कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश की जनता हमेशा बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ रही। इसलिए ये कमलनाथ की गलतफहमी, इसे जल्द ही दूर कर दिया जाए। वहीं इससे पहले कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि राज्य की जनता जल्द ही सीएम चौहान को अलविदा कह देगी, जिन्होंने पिछले 18 सालों में राज्य को बर्बाद कर दिया। कमलनाथ ने कहा था कि अब समय आ गया है जब झूठ और घोषणाओं की मशीन बंद होने वाली। पिछले 18 सालों में एमपी को चौपट प्रदेश बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता अलविदा कह देगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोग पीड़ित हैं और हर वर्ग दुखी है। भारतीय जनता पार्टी और सीएम चौहान को भी इसका एहसास है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की तारीखों की घोषणा की। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुने जाएंगे। 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने 41.5% वोट शेयर के साथ 114 सीटें जीती, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही और 109 सीटें जीतने में सफल रही थी। उसका वोट शेयर 41.6% था। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व वाले गुट के कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी। सिंधिया और उनके समर्थक के बाद भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने। चौथी खबर में बात करेंगे एमपी में राहुल गांधी के नए दांव की। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा, यहाँ बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज होता है, यहाँ भगवान शिव से चोरी की जाती है, महाकाल कॉरिडोर में धांधली की जाती है, बीजेपी की लेबोरेटरी हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है, बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर गंदी हरकत करते हैं। आचार संहिता लगने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौर है। जन आक्रोश यात्रा की समाप्ति के बाद राहुल गांधी ब्योहारी पहुंचे। पिछले 10 दिनों के अंदर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले राहुल गांधी शाहजहांपुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया था। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को जमीन का हक मिलना चाहिए, वनवासियों को उनका हक मिलना चाहिए। हमने इसके लिए फॉरेस्ट एक्ट बनाया, मगर बीजेपी कहती है कि आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर आपसे जमीनें छीनी, इसके लिए आपने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हिंसा के साथ आपकी जमीन छीन ली गई। हम वादा करते हैं कि जो आपका है उसे हम आपको लौटा देंगे। राहुल गांधी ने शहडोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आदिवासी अफसर 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, हम उन्हें उनका हक दिलाकर रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की बात की। उन्होंने कहा कि हम देश में जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे जया किशोरी की रद्द हुई कथा की। दरअसल मध्य प्रदेश में सबसे हॉट सीट बन चुकी इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में आयोजित होने वाली जया किशोरी की कथा निरस्त कर दी गई है। कथा का आयोजन कांग्रेस विधायक शुक्ला करा रहे थे। शुक्ला ने बताया कि इस कथा के लिए मांगी गई इजाजत को पहले प्रशासन ने निरस्त कर दिया था, लेकिन जब इसका विरोध किया तो उन्हें कार्यक्रम के आयोजन के लिए सशर्त इजाजत दी। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का आरोप है कि जब अनुमति बेटे के नाम से मांगी गई थी
तो फिर जारी की गई इजाजत संजय शुक्ला के नाम क्यों दी गई? उन्होंने इसके पीछे राजनीति षड्यंत्र होना बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कथा चुनाव के बाद आयोजित कराई जाएगी। संजय शुक्ला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी पहली जीत उस दिन हो गई थी जिस दिन बीजेपी ने उनके सामने अपने बड़े नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उनके सामने मैदान में उतारा। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से विधानसभा क्रमांक 1 के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विधायक शुक्ला काफी पहले से मैदान पकड़ चुके हैं। विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि जया किशोरी की कथा की इजाजत उनके बेटे के नाम से मांगी गई थी, लेकिन अनुमति उनके नाम पर जानबूझकर जारी की गई जिससे चुनावी खर्च में कथा भी जोड़ ली जाए। वहीं इंदौर 1 से विधानसभा सीट से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के पैर छूने के सवाल पर विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि मैं उनके बच्चे जैसा हूं। विधायक शुक्ला के आरोप और पूछे गए सवाल पर शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में गुंडों के बैनर पोस्टर लगे, लेकिन कोई हटाने को तैयार नहीं। हमारे ही बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।